What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट 1 आज समाप्त हो जाएगा। एक दो टॉपिक छोटे छोटे बचे हैं, जैसे काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। अरे यार, एक तो ये इतने ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना, कभी कभी फुल शोर मचा के रखते हैं। हाँ, एक दो टॉपिक बचे हैं हमारे पास, जो कि है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स और काइंड ऑफ पार्टनर्स। इनको आज समाप्त कर देंगे हम, और इसके साथ यूनिट 1 भी समाप्त हो जाएगा। तो जाओ जल्दी से फटाफट मॉड्यूल लेके बैठो और खत्म करते हैं यूनिट 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी, सबसे पहले काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स के साथ। देखो ये जो टेबल है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी कितने तरीके की पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। देखो, हमने जो पार्टनरशिप्स को डिवीजन करा है बच्चों, वो दो आधार पे करा है, दो बेसिस पे करा है। सबसे पहला बेसिस है विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन, कि क्या आपने पार्टनरशिप का कोई ड्यूरेशन सेट किया है, कोई टाइम सेट किया है कि इतने समय के लिए हम पार्टनरशिप करेंगे। तो पहला तो जो पार्टनरशिप का डिस्टिंक्शन है, डिफरेंस है, वो ड्यूरेशन के बेसिस पे है। दूसरा है कि कितने टाइम तक बिजनेस चलेगा, एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के आधार पे। तो हमने जो पार्टनरशिप्स में डिफरेंशिएट किया है, वो पहला वाला ड्यूरेशन के आधार पे है और दूसरा वाला बिजनेस के आधार पे। अब ड्यूरेशन में क्या होता है? ड्यूरेशन पे होता है पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब होता है विश, इच्छा। इच्छा, अपनी इच्छा से पार्टनरशिप बनाएंगे, अपनी इच्छा से पार्टनरशिप ब्रेक करेंगे। यानी इसके अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं होता। आपने पार्टनरशिप बनाई, आप जब चाहे उसको डिसॉल्व कर सकते हो एक नोटिस देके। तो आपकी पार्टनरशिप एट विल है। वहीं पे अगर आपने एक फिक्स पीरियड के लिए बनाई है पार्टनरशिप, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, कि भैया हमारी 1 साल की पार्टनरशिप है, 2 साल की पार्टनरशिप है। अगर हम 2 साल के बाद भी पार्टनरशिप कंटिन्यू रखते हैं, तो फिर वो बन जाती है पार्टनरशिप एट विल, है ना। क्योंकि ये वाली पार्टनरशिप तो फिक्स पीरियड के लिए थी, और वो फिक्स पीरियड कितना था? 2 साल। 2 साल से ज्यादा के लिए करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, तो फिर ये वाला तो खत्म हो गया, तो फिर वो पार्टनरशिप एट विल बन जाएगा। ठीक है। वहीं पे बच्चों, अगर हम किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए करते हैं, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, फॉर एग्जांपल सरकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, और कॉन्ट्रैक्ट जो आया वो बहुत बड़े अमाउंट का आया। अब मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, तो मैंने क्या करा, मैंने चिंटू को और चिंटी को भी अपने साथ जोड़ लिया कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम लोग भी मेरे पार्टनर बन जाओ ना। हम तीनों मिलके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, खूब अच्छे से काम करेंगे, खूब अच्छा प्रॉफिट भी कमाएंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो हमारी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बच्चों जब कोई पार्टनरशिप बनाई जाती है, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और जब जनरल बिजनेस के लिए बनाई जाती है कि आओ मिलके बिजनेस करेंगे, मिलके आराम से कोई भी बिजनेस करेंगे, उसके लिए पार्टनरशिप डीड बना के सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करके प्रॉपर पार्टनरशिप करी गई, तो उसको क्या बोलते हैं हम? जनरल पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, तो पार्टनरशिप एट विल या फिर फॉर अ फिक्स पीरियड। और जब मैं बिजनेस की बात करूं, तो बिजनेस के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर पार्टनरशिप या फिर जनरल पार्टनरशिप। लो जी, इसका स्क्रीनशॉट लो, अब इसको पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? द वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स आर, नंबर 1 बच्चों, सबसे पहले पार्टनरशिप एट विल की बात कर रहा है। तो पार्टनरशिप एट विल के लिए 2 कंडीशंस होने चाहिए, 2 कंडीशंस। सबसे पहला, नो फिक्स पीरियड, और दूसरा क्या है बच्चों? कोई ऐसा प्रोविजन नहीं बनाया जिससे आप पार्टनरशिप को डिटरमाइन कर पाओ किसी और फॉर्म में। इसका मतलब सिंपल सा है कि ना तो आपने कोई टाइम पीरियड फिक्स करा है, और ना ही आपने ऐसा कोई प्रोविजन बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि भैया ये दिस पार्टनरशिप इज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो फिर तो आपको पता लग गया ना कि ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। इस तरीके से ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं होना चाहिए। बहुत बेसिक सी पार्टनरशिप करी आपने, जब मन करा बना ली, जब मन करा उसको ब्रेक कर दी, तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। नो फिक्स पीरियड हैज बीन एग्रीड अपॉन फॉर द ड्यूरेशन एंड देयर इज नो प्रोविजन एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। 2 conditions must be satisfied before a partnership can be regarded as partnership at will। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है। लेकिन वही बोल रहा है कि अगर आपने एग्रीमेंट करा, किस चीज का एग्रीमेंट करा? फॉर द ड्यूरेशन, या तो ड्यूरेशन के लिए या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए, फिर वो पार्टनरशिप एट विल नहीं होगा।
ठीक है। इसके बाद भी बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर पार्टनरशिप, कोई भी पार्टनरशिप जैसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, अब वो कंटिन्यू रहती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बाद भी, तो भी वो पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली अगर किसी भी पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनाई गई है, कोई फिक्स पीरियड के लिए पार्टनरशिप बनाई गई है, अब इस फिक्स पीरियड से ज्यादा वो पार्टनरशिप चल रही है या प्रोजेक्ट के बाद भी चल रही है, तो फिर वो सब पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट होंगे। क्या लिखा है? व्हेन अ पार्टनरशिप एंटर्ड इनटू फॉर अ फिक्स्ड टर्म इज कंटिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म, उसको हम पार्टनरशिप एट विल बोल देंगे। पार्टनरशिप एट विल डिसॉल्व कैसे होता है? बाय गिविंग नोटिस। नोटिस देना है अदर पार्टनर्स को कि भैया हम कर रहे हैं इसको डिसॉल्व। ठीक है जी, चलो सर, सिंपल सा टॉपिक है बच्चों। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड का क्या मतलब होता है? जब आप एक प्रॉपर एग्रीमेंट करते हो जिसके अंदर लिखते हो कि ये पार्टनरशिप इतने ही पीरियड के लिए है, जैसे ये टाइम पीरियड खत्म होगा वैसे ये पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। Where a provision is made by a contract for the duration of partnership, a partnership is called partnership for a fixed period। ठीक है जी, आगे लिखा हुआ है अगर पार्टनरशिप चलती रहती है उस पीरियड के बाद भी, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी पार्टनरशिप एट विल में। ओके, ठीक है, परफेक्ट। लिखा हुआ है इट इज अ पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, सच अ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड। ओके जी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप बच्चों किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनती है, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनती है, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनती है। जब वो हो जाएगा पूरा तो बस खत्म। A partnership may be organized for the prosecution of a single adventure as well as for the conduct of a continuous business। अब देखो, आप एक कॉन्टिन्यूस बिजनेस के लिए भी पार्टनरशिप बना सकते हो या फिर आप एक सिंगल एडवेंचर के लिए भी पार्टनरशिप बना सकते हो। तो अगर आपने कोई सिंगल एडवेंचर के लिए, सिंगल प्रोजेक्ट के लिए, एक सिंगल बिजनेस आइडिया के लिए आपने बनाई है पार्टनरशिप, तो फिर वो क्या होगी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। वहीं पे आपने कॉन्टिन्यूस बिजनेस के लिए कि भैया चलाते रहेंगे, तो फिर वो जनरल पार्टनरशिप हो जाएगी। क्या लिखा है? वेयर अ पर्सन बिकम्स अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन एनी पर्टिकुलर एडवेंचर, it is called particular partnership। A partnership constituted for a single adventure or undertaking is subject to any agreement dissolved by completion of the adventure। जैसे ही वो एडवेंचर कंप्लीट होगा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। लास्ट क्या आ रहा है? जनरल पार्टनरशिप, वेयर पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस इन जनरल। बस जनरल बिजनेस के लिए आपने पार्टनरशिप बनाई है, उसको हम क्या बोल देते हैं? जनरल पार्टनरशिप। क्लियर है? परफेक्ट हो गया बच्चों। डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। आगे क्या दिया है सर? नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है पार्टनरशिप डीड। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग पार्टनरशिप डीड की। सर पार्टनरशिप डीड क्या है? बच्चों देखो, पार्टनरशिप डीड एक वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देंगे। ऑल्दो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट पार्टनरशिप एक्ट इज देयर, बट पार्टनरशिप एक्ट से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस डीड को दी जाती है कि क्या पार्टनर्स ने आपस में डीड बनाई थी। तो अगर कितने भी पार्टनर्स हैं, चिंटू चिंटी, बंटी मिंटू पंटी व्हाटएवर, वो सब अपनी डीड बनाते हैं, यानी अपना एग्रीमेंट बनाते हैं, उस एग्रीमेंट में वो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो उनका मन करे वो लिख सकते हैं। तो अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो डीड की बात मानी जाएगी, और अगर डीड है ही नहीं सर, अगर डीड है ही नहीं तो फिर पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो काम करते हैं। तो इसीलिए इट इज एडवाइजेबल कि आपके पास डीड होनी चाहिए, ताकि किसी का भी जो राइट है या जिस भी मकसद के साथ उसने बिजनेस में एंट्री करी है वो चीज उसको मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव था पैसा कमाना, डीड बना नहीं पाए और वहां पे फिर इक्वल इक्वल बट गया, जबकि एक ने पैसा लगाया था ज्यादा तो वो चाहता था मुझे रिटर्न भी ज्यादा है, बट डीड नहीं बनाई तो भैया बराबर बटेगा। एक्ट तो यही बोलता है। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या लिखा है बच्चों? पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर एन एग्रीमेंट। इट मे बी इन राइटिंग या फिर आप वर्बली भी कर सकते हो, यानी ओरली भी कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात है, ओरली करोगे तो फिर प्रूफ आपको करना पड़ेगा कोर्ट में, फिर आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा कि भैया कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कैसे प्रूफ करोगे। तो एडवाइजेबल यही होता है कि राइटिंग हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ है कि आप वर्बली भी बना सकते हो और आप रिटर्न भी बना सकते हो। बट रियल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो डीड हमेशा राइटिंग में ही चलेगी। प्रोविजंस क्या बोलते हैं? राइटिंग भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है। आगे क्या लिखा हुआ है? It is desirable to have the partnership agreement in writing to avoid disputes. The document in writing containing the various terms and conditions as to relationship of the partners to each other is called partnership
डीड। ठीक हो गया बच्चों। इट शुड बी ड्राफ्टेड विद केयर, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड को बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, ड्राफ्टेड विद केयर, और फिर उसका स्टैंप कराना पड़ता है अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द स्टैम्प्स एक्ट। इसका मतलब ये है कि डीड आप अपने हिसाब से बनाओगे, लेकिन फिर से वही बात, एक नॉर्मल पेपर पे नहीं बनाना, स्टैम्प पेपर पे बनाना। सही हो गया, स्टैम्प ड्यूटी भरना उसकी, तभी तो वो कोर्ट में आप एनफोर्सेबल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो साधारण पेपर पे बिल नहीं बनेगी, डीड नहीं बनेगी। डीड कैसे बनेगी? स्टैम्प पेपर पे बनेगी। ठीक है जी। वेयर द पार्टनरशिप कंप्राइजेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी इन राइटिंग। अब देखो, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है तो फिर वहां पे राइटिंग में ही होनी चाहिए, स्टैम्प्ड होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ। चलो जी, पार्टनरशिप डीड में सर क्या क्या आएगा? पार्टनरशिप डीड में बच्चों देखो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, कोई भी आप 6 से 8 चीजें याद रख सकते हो। नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, फर्म का नाम क्या है, पार्टनर्स का क्या नाम है, क्या बिजनेस करते हैं, कहाँ पे बिजनेस करते हैं, कब शुरू करा, कितने टाइम के लिए चलेगा, कितना कितना पैसा लगाया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, एडमिशन रिटायरमेंट कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे डिसाइड होगा, सेटलमेंट कैसे होगा अकाउंट्स का, सैलरीज कमीशंस किसको कितनी कितनी मिलेंगी, किस तरीके से पार्टनर को निकाला जाएगा, एक्सपल्जन, अगर वो कोई फ्रॉड करता है या ड्यूटी पूरी नहीं करता तो कैसे निकाला जाएगा, सब कुछ आप अपने हिसाब से इसके अंदर लिख दो। सॉरी, क्या सर ये बाद में मॉडिफाई भी हो सकती है? हाँ, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, लेकिन एक बार आप बनाओ। ठीक है जी, परफेक्ट। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहला हमारे पास पार्टनर आ रहा है एक्टिव और एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक्टिव पार्टनर बच्चों सब कुछ करता है, ये मैंने आपको क्लास 11th में पढ़ाया था। अगर आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज मेरे से पढ़ी है, ऑफ कोर्स कॉमर्स में हो तो पढ़ी होगी, तो क्लास 11th में भी हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। तो हम पार्टनर्स को कैसे कैटेगराइज करते थे बच्चों, वहां पे मैंने आपको सिखाया था ना। सबसे पहला, इसको एक काम करते हैं, नोट पे लिखते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि भैया कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग करेगा या नहीं करेगा, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट करेगा या नहीं करेगा, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है ना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हो गया। लाइबिलिटी की बात अगर हम करते हैं, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लाइबिलिटी की बात करते हैं। और उसके बाद मेनली यही चीज़ें होती हैं। उसके बाद आउटसाइडर्स को कितने के लिए लाइबल है वो हम लाइबिलिटी से ही देख सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले एक्टिव पार्टनर की बात करूं बच्चों, अगर मैं एक्टिव पार्टनर की बात करूं तो एक्टिव पार्टनर सब कुछ करता है। एक्टिव पार्टनर पूरी दुनिया के सामने पार्टनर है, उसने पैसा लगाया, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट्स लॉसेस भी झेलेगा, सब कुछ करेगा। तो एक्टिव पार्टनर कौन सा है? जो कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, और लाइबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होने वाली है। ठीक है ना, म्यूचुअली अनलिमिटेड लाइबिलिटी इनकी चलती है। तो ये सबसे पहले एक्टिव पार्टनर होता है जो सब कुछ करता है। परफेक्ट, इसको हम नीचे ले जाते हैं वापस से। तो देखो क्या है, इट इज अ पर्सन हु हैज बिकम अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से पार्टनर बना है वो, हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप, सब कुछ अच्छे से कराता है वो। ही एक्ट्स एज अ एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के लिए वो एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। इन द इवेंट ऑफ हिज रिटायरमेंट, जब वो रिटायर होगा तो कैसे रिटायर हो सकता है, पहले उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अगर उसने बच्चों पब्लिक नोटिस नहीं दिया, ऐसे ही चला गया, तो जनता की नजर में तो अभी भी पार्टनर है ना, तो वो तब भी लाइबल रहेगा। इसीलिए ध्यान रखना, कोई भी पार्टनर जब रिटायर होता है पब्लिक नोटिस देना मस्ट है, अदरवाइज ऐसे रिटायरमेंट नहीं माना जाएगा। इन ऑर्डर टू एब्सॉल्व हिमसेल्फ ऑफ लाइबिलिटीज फॉर एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। ठीक हो गया बच्चा, ओके। इसके बाद स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर का क्या मतलब होता है, ये भी आपको दिखा देता हूं मैं। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर का मतलब होता है बच्चों, स्लीपिंग और डोरमेंट, अच्छा ये ध्यान रखना, एक्टिव और ऑस्टेंसिबल, राइट। यहां पे स्लीपिंग और डोरमेंट। क्या सर स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है? हाँ भाई हाँ, पार्टनर तो है लेकिन स्लीपिंग है, पैसा लगा के सो रहा है, पैसा लगाया और सो गया,
तो क्या वो प्रॉफिट लेगा? भाई उसने पैसा लगाया है तो प्रॉफिट तो चाहिए। पार्टनरशिप में अगर उसने कंट्रीब्यूट करा है कैपिटल तो आरओआई तो चाहिए, तो प्रॉफिट शेयरिंग भी करेगा। क्या सर वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा, सो रहा है भाई, निन्नी निन्नी कर रहा है, स्लीपिंग। अगर वो स्लीपिंग है तो वो मैनेजमेंट में नहीं आएगा, वो फर्म में नहीं आएगा, वो घर पे सो रहा है। उसने बोला तुम लोग अपना दिमाग लगाओ, बिजनेस करो, ये पकड़ो पैसा, मुझे प्रॉफिट दे देना। ठीक हो गया बच्चों, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। परफेक्ट। अब सर एक बात बताओ, अब क्योंकि ये जो पार्टनर है ये सो रहा है, ये कभी फर्म में नहीं आया, तो क्या इसको भी रिटायरमेंट में नोटिस देना चाहिए? अब देखो बच्चों, पब्लिक को पता ही नहीं कि ये पार्टनर है, पब्लिक को पता ही नहीं ना। पब्लिक की नजर में तो चिंटू और चिंटी पार्टनर है, बंटी तो सो रहा है पैसा लगा के, वो तो उनका अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया बेटा, इस बात का ध्यान रखना। ओके सर, इसकी लाइबिलिटी कैसी होगी? बच्चों लाइबिलिटी तो इसकी भी अनलिमिटेड ही होने वाली है। पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है ना। वो तो हम एलएलपी पढ़ेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पढ़ेंगे, वो भी आगे आएगा, लेकिन मेनली जनरल सेंस में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही रहती है। ये एक पर्सन है जो पार्टनर बना एग्रीमेंट से, डू नॉट एक्टिवली टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप, एक्टिवली पार्ट नहीं लेता वो कंडक्ट में, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स, दे शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, liable to the third parties for all the acts, they are however not required to give public notice। चलो सर ये भी हो गया। इसके बाद वी हैव नॉमिनल पार्टनर, ये है सबसे इंपॉर्टेंट सावधान इंडिया सवाल, एग्जाम में आएगा ये। नॉमिनल पार्टनर, सावधान इंडिया सवाल, भर भर के केस स्टडी, भर भर के केस स्टडी। इस बार का लॉ का पेपर देखा क्या तुम लोगों ने? दुनिया भर की केस स्टडीज आई, बट तुम चिंता मत करना, हम सब कर लेंगे, स्ट्रेस फ्री होके पढ़ो। नॉमिनल का क्या मतलब होता है बच्चों, पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चिंटू और चिंटी दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने फर्म शुरू करी, चिंटू और चिंटी दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने फर्म शुरू करी, ठीक है। अब उनका फर्म जब शुरू हो गया तो उनको लगा यार बिजनेस ग्रो करने में बहुत दिक्कत आ रही है, बिजनेस चल नहीं पा रहा बढ़िया, अब मेरे तो बहुत खास हैं चिंटू और चिंटी, तो वो मेरे पास आए कि भैया भैया एक बात बताओ, क्या हम जनता की नज़र में आपको भी पार्टनर बना लें? मैंने कहा भाई मुझे क्यों पार्टनर बनाते हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो ना, आपने तो हमारी शुरू से हेल्प करी है, हमारा बिजनेस थोड़ा ग्रो हो जाएगा, आपकी थोड़ी बहुत रेपुटेशन तो है हमारे से अच्छी, तो हमें देख के तो लोग इतने कस्टमर आते नहीं हैं, आपके नाम से शायद थोड़े बहुत कस्टमर आ जाए, शायद हमारा कुछ बिजनेस ग्रो कर जाए, बाद में हम बहुत मेहनत करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है यार, कर लो मेरा नाम यूज़, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करूँगा, सीधी सी बात है। अब मैंने अपना जो उनको नाम यूज़ करने को बोला वो वैसे ही बोल दिया कि चलो यार मेरे जानकार हैं, चलो कर लो। तो जब मैं कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो मैं प्रॉफिट भी नहीं लूँगा, मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करूँगा। लेकिन सिंस आउटसाइडर्स को तो ऐसा ही लग रहा है ना कि मैं भी पार्टनर हूँ, बहुत सारे लोग मेरी वजह से इस फर्म के साथ एंटर करेंगे किसी भी एग्रीमेंट में, बहुत सारे लोग सिर्फ मेरी वजह से, तो लाइबिलिटी तो मेरी भी अनलिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मेरी ही वजह से आ रहे हैं ना। समझे या नहीं समझे बच्चों? तो ऐसा पार्टनर जो अपना नाम देता है फर्म को यूज करने के लिए और पब्लिक की नजर में वो भी पार्टनर होता है, जबकि एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। तो देखो क्या है, नॉमिनल पार्टनर लेंड्स हिज नेम टू द फर्म, जो अपना नाम देगा फर्म को, विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करेगा, डज नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, लेकिन थर्ड पार्टी को वो भी लायबल होगा। क्या लिखा है? अ पर्सन हु लेंड्स हिज नेम टू द फर्म without having any real interest in it is called a nominal partner. He is not entitled to share of the profits, neither he invests in the firm nor takes part in the conduct of the business. He is however liable to third parties. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर सर, नॉमिनल पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं, सिर्फ नाम दिया मैंने। प्रॉफिट शेयरिंग? नहीं। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन? नहीं। लेकिन क्या बाहर वाले को लायबल है? यस। लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड है, लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड है बच्चों, ठीक है। ये चार्ट आपके बहुत काम आएगा, बना के चलना। सही है जी, परफेक्ट सर। नॉमिनल पार्टनर भी हो गया सर, आगे चलते हैं। अब कौन सा पार्टनर आ रहा है? पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली कौन सा होता है सर? पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली होता है बच्चों
जो कि ये बोलता है कि मैं पार्टनर बन जाऊंगा, लेकिन लॉस में हिस्सेदारी नहीं रखूंगा। देखो, पार्टनर तो बन जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लॉस नहीं चाहिए। अब फिर फर्म में क्यों आया वो? फर्म में आया वो सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए। अब प्रॉफिट उसको फ्री में तो नहीं मिलेगा, या तो वो अपनी स्किल्स देगा फर्म को, या फिर वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन बस इसमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि भैया क्या वो लॉस बेयर करेगा? नहीं, लॉस बेयर नहीं करेगा। ऐसा पार्टनर फर्म में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स लेता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है अ पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ओनली without being liable to for the losses is known as partners for profits only, and also liable to third parties for all the acts of the profits only। ये मेनली सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ही लाइबल होगा, उससे ज्यादा के लिए ये लाइबल नहीं है। क्लियर है क्या बच्चों? चलो भाई, अब इसके बारे में भी जरा लिख लें। ठीक है, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। थोड़ा सा इधर हो जा बाबा। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, शॉर्ट में लिख दिया मैंने पीपो। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। क्या सर ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है? हाँ जी। क्या सर ये प्रॉफिट शेयरिंग करता है? हाँ जी। क्या सर ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है? हाँ जी। सर लाइबिलिटी इसकी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है बच्चों इसकी लाइबिलिटी भी। तो सर लॉस हो गया अगर, उस केस में तो इसको लॉस में भी पे करना पड़ेगा। हाँ बच्चों, एक बार पे करेगा बट बाद में ये बाकी पार्टनर से रिकवर कर लेगा, तो इसका खुद का जेब से कभी लॉस नहीं होगा, ये हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और डी है पीपो, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। अब सपोज 1 लाख रुपए का वहां पे कंपनसेशन आपको पे करना पड़ा, 25,000 25,000 25,000 25,000। तो डी बोलेगा भाई मैं तो सिर्फ प्रॉफिट में था पार्टनर, तो 25,000 जो है वो आप रिकवर करके दो मुझे, जो मेरे को देने पड़ रहे हैं। समझे? तो लाइबिलिटी तो इसकी अनलिमिटेड रहेगी, क्योंकि ये जो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है ये आपके इंटरनल मैटर्स हैं, पब्लिक को उससे कोई मतलब नहीं है। ना कोई पब्लिक में बताता कि ये पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है, लॉस में लाइबल नहीं होगा, वो तो आपकी डीड का पार्ट है ना, वो तो आपको पता है, पब्लिक को उससे क्या मतलब है, इसीलिए। ठीक है जी, परफेक्ट सर, ये भी हो गया जी पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। इसके बाद क्या आता है बच्चों? इसके बाद आता है हमारे पास इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर। अरे इनकमिंग पार्टनर का क्या मतलब होता है? इनकमिंग पार्टनर का मतलब होता है जो पार्टनर नया आ रहा है, बेसिकली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर का मतलब होता है जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, बेसिकली रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बस ये चीज़ दिमाग में रखना कि एक पार्टनर जिसका एडमिशन हुआ है, तो वो फर्म में जिस डेट पे आया है उससे पहले वाले किसी भी एक्ट्स के लिए वो लायबल नहीं है। भाई एबीसी की फर्म थी, उन्होंने पीछे दुनिया भर के कर्जे लिए होंगे, डी तो आज ही आया है, तो वो पुराने कर्जों में लायबल नहीं होगा, वो आज के बाद जितनी चीजें होंगी उसमें लायबल होगा। सिमिलरली जो रिटायरिंग पार्टनर है या डिजीज्ड पार्टनर है, यानी जो फर्म छोड़ के चला गया, जिसकी डेथ हो गई, अगर उसने पब्लिक नोटिस दे दिया है, उसने पब्लिक नोटिस दे दिया, जनता को बता दिया कि भाई मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं, तो आज के बाद वो फर्म के किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं है। लेकिन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, भले ही वो फर्म छोड़ के चला गया, लेकिन तब भी जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा, जनता को थोड़ी पता है कि वो चला गया, तब तक के लिए वो लायबल रहेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इनटू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ध्यान रखना बच्चों, एडमिशन हमेशा सबके कंसेंट से होता है, कि अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 एग्री करें तब आ सकता है। इसको हम इनकमिंग पार्टनर बोलते हैं। सच पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट डन बिफोर हिज एडमिशन। ठीक है, देखो जैसे लिखा हुआ है, मिस्टर ए ने फर्म ज्वाइन करी 10 सितंबर को, ठीक है, MNQ एसोसिएट्स विच वाज एग्जिस्टिंग फ्रॉम 10 जुलाई 2017। Mr. A will not be liable for any act of the firm done before his date of joining। 10 सितंबर से पहले फर्म ने जो भी करा है उसके लिए वो लायबल नहीं है। ठीक है, आउटगोइंग में क्या लिखा हुआ है, अ पार्टनर हु लीव्स द फर्म इन विच द रेस्ट ऑफ द पार्टनर कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस, उसको हम रिटायरिंग या आउटगोइंग पार्टनर बोलते हैं। सच अ पार्टनर रिमेन्स लायबल टू थर्ड पार्टीज तब तक जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा। ठीक है जी, परफेक्ट सर, इनकमिंग हो गया, आउटगोइंग हो गया। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यानी कि इसी को बच्चों हम पार्टनर बाय एस्टोपल भी बोल देते हैं। अब इनकमिंग और आउटगोइंग में मुझे यहाँ पे लिखने को कुछ है नहीं, ये आपको पता ही है, मैं लास्ट लिख रहा हूँ पार्टनर बाय होल्डिंग
आउट, शॉर्ट में लिख दूं क्या, PBHO, PBHO, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसी को क्या बोल देते हैं हम, पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय एस्टोपल। एस्टोपल का क्या मतलब होता है बच्चों, ये भी सावधान इंडिया है। देखो एक तो ये सावधान इंडिया है नॉमिनल, और एक ये सावधान इंडिया है एस्टोपल। बहुत इंपॉर्टेंट, ये 11th में भी इंपॉर्टेंट था यार, वहां भी तुम्हारे पेपर में आया था पक्का, याद है तुम्हें, हाफ एलडी में भी आया होगा। ओ यस सर, याद आया। पार्टनर बाय एस्टोपल का क्या मतलब होता है बच्चों, कि कोई इंडिविजुअल पार्टनर नहीं है, लेकिन उसने अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से किसी थर्ड पार्टी को ऐसा प्रेजेंट करा कि भैया मैं पार्टनर हूं। यानी कि चिंटू चिंटी की फर्म है, मैं उनका मैनेजर हूं, मैं पार्टनर नहीं हूं, मैं मैनेजर हूं। फर्म किसकी है, चिंटू और चिंटी की। मैं गया चिंटू और चिंटी के साथ किसी बिजनेस डील के लिए, किसी बिजनेस डील के लिए गया, जहां पे सारी की सारी बातचीत मैंने करी। चिंटू और चिंटी चुपचाप बैठे रहे, सारी बातचीत मैं कर रहा था, और मैंने अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से ऐसे प्रेजेंट करा कि ये हम तीनों की फर्म है, मैं मैनेजर नहीं हूं, मैं पार्टनर ही हूं। मैंने ऐसे प्रेजेंट करा, ठीक है। अब वो डील हो भी गई। अब जो थर्ड पार्टी है, सामने वाले ने तो इसी इंप्रेशन में डील करी ना कि हम तीनों का पार्टनरशिप है, चिंटू का भी, चिंटी का भी और मेरा भी। सामने वाला तो इसी इंप्रेशन में है। बाद में हो गया लॉस, बाद में हो गया घाटा। अब जब वो घाटा आया, जब सामने वाला अपनी लाइबिलिटी अराइज करी, सामने वाले ने बोला लाओ भैया तीनों मिलके पैसे दो, मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा भाई साहब मेरा क्या मतलब है, चिंटू और चिंटी पार्टनर्स हैं, इनसे बात करो, मैं तो मैनेजर हूं, मैं तो सैलरी पे काम करता हूं, मेरा तो कोई मतलब नहीं है इसके अंदर, आप इनसे बात करो। तो लॉ क्या बोलता है, बेटे जी जब पहले तुमने वहां पे प्यार दिखाया था इनके साथ, बाद में बेवफाई नहीं चलेगी, बाद में तुम भाग नहीं सकते। अगर तुम्हें पहले ये चीज क्लियर करनी चाहिए थी, तुम्हें थर्ड पार्टी को बताना चाहिए था भैया चिंटू चिंटी की फर्म है, मैं तो मैनेजर हूं, मैं तो इनके बिहाफ पे बात कर रहा हूं। बट पहले तो तुमने प्यार प्यार में डील करा दी। अब जब डील हो गई, लाइबिलिटी आ गई, तो अब तुम बेवफाई कर रहे हो, सामने वाले को बोल रहे हो भैया इससे बात करो, तो फिर वहां पे गाना चल जाएगा, बेवफा 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 निकला है तू। गड़बड़ हो जाएगी ना। लॉ बोलता है नहीं, हम किसी को बेवफा नहीं होने देंगे। यहाँ पे हम तो यहाँ पे लाइबिलिटी अराइज करेंगे तीनों के लिए। पार्टनर ने एक बार जो चीज बोल दी, वो उससे भाग नहीं सकता। ऐसा पार्टनर क्या हो जाएगा, पार्टनर बाय एस्टोपल। क्या हो जाएगा बच्चों, पार्टनर बाय एस्टोपल। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। तो पार्टनर बाय एस्टोपल ने क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, नहीं सर कैपिटल तो कंट्रीब्यूट नहीं करा। क्या प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा ले रहा था, नहीं सर प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा भी नहीं ले रहा था, मैं तो एम्प्लॉय था। क्या सर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था, नहीं सर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा था, मैं तो बस एक एम्प्लॉय था, काम कर रहा था। लेकिन क्योंकि मेरे कंडक्ट ने ऐसा दिखाया कि मैं पार्टनर हूं, मैं भाग नहीं सकता, मैं भी अनलिमिटेड एक्सटेंट तक लायबल हूं। इसको बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या फिर पार्टनर बाय एस्टोपल। क्या बात है सर। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय एस्टोपल, वेयर अ मैन होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर और अलाउ अदर्स टू डू सो। He is then stopped from denying the character he has assumed। बाद में आपको रोक दिया जाएगा कि आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, इस कैरेक्टर से भाग नहीं सकते। Upon the faith of which creditors may presume। तो देखो क्या लिखा हुआ है, when a person, ये मैं इसलिए बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि वैसे काफी ब्राइट लगता है। When a person represent himself or knowingly permit himself to be representative as a partner in a firm where he is not, he is liable like a partner in the firm to anyone who on faith of such representation has given credit to the firm। क्या बात है। A person may himself by his words or conduct, खुद से, चाहे अपने शब्दों से या अपने बिहेवियर से, कंडक्ट से, have induced others to believe, दूसरों को उसने बोला कि यकीन करो मैं पार्टनर हूं। तो फिर इस सिनेरियो में भैया भाग नहीं सकते। सही है जी। देखो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, X and Y are partners in a partnership firm। X introduced A, दो पार्टनर है X और Y, एक मैनेजर है as his partner to Z। X ने Z के सामने A को अपना पार्टनर बता दिया, जबकि A क्या है, मैनेजर है। अब A को यहीं पे मना करना था सो सॉरी, A को यहीं पे मना करना था कि भैया Z सुनो, मैं मैनेजर हूं, मैं पार्टनर नहीं हूं। अब उसने करा नहीं। A रिमेन साइलेंट, A चुपचाप रहा। Z एक ट्रेडर है, उसने बिलीव करा कि एक पार्टनर है और A की रेपुटेशन भी अच्छी है, उसने 100 टीवी सेट उधार पे दे दिए।
जब क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया तो Z डिड नॉट गेट द अमाउंट ऑफ टीवी सेट्स, उसको पैसा नहीं मिला। Z ने केस कर दिया A के खिलाफ भी और X के खिलाफ भी। उस सिनेरियो में A द मैनेजर इज ऑल्सो लाइबल, A भी लाइबल हो जाएगा क्योंकि वो पार्टनर है बाय होल्डिंग आउट। सेक्शन याद करना है, सेक्शन 28, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चों। रटना है सर सेक्शन? हाँ बेटा, ये सेक्शन रटना है। सेक्शन 28 याद रखना। आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है आज, 2 दिन से एंटीबायोटिक्स ले रहा हूँ, तो थोड़ी आवाज़ प्लीज़ बेयर करना, सही है? थोड़ा ये खांसी वांसी चल रही है, तो प्लीज़ अगर आपको डिस्टर्बेंस हुई हो तो उसके लिए अपॉलॉजीज़, बट क्या करें यार, इससे मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, इट इज ओनली द पर्सन टू whom द रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड एंड हु हैज एक्टेड देयरऑन दैट हैज राइट टू एनफोर्स लायबिलिटी। इसका मतलब ये है जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ कोई भी केस कर सकता है। जिसने सच में एज्यूम किया था, जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, बस उसी को लायबल है, वो और किसी को लायबल नहीं है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, यू मस्ट ऑल्सो नोट दैट फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग लायबिलिटी ऑन अ पर्सन who has by representation led another to act, it is not necessary to show that he was actuated by a fraudulent intention। जरूरी नहीं है बच्चों कि उसने fraudulent intention से ही किया हो, किसी भी intention से किया हो, एक बार आपने act कर दिया तो आप भाग नहीं सकते, आप liable हो। चलो सर, उसके बाद क्या लिखा है? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बोल रहा है जो रूल सेक्शन 28 में है, ये एक ऐसे पार्टनर के लिए भी लाइबल है जो रिटायर हो गया लेकिन उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। इसका मतलब क्या है कि वही वाली बात जो मैं आपको बता रहा था ना कि ABC 3 पार्टनर है, C रिटायर हो गया लेकिन उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो जनता की नजर में तो अभी भी C पार्टनर है। अब जब कोई लाइबिलिटी अराइज होगी तो C ये नहीं बोल सकता देखो जी मैं तो फर्म छोड़ के चला गया था, ये तो A और B ने करा, क्या तुमने पब्लिक नोटिस दिया? नहीं दिया ना, या तो पब्लिक नोटिस दे दो। नहीं दिया, जनता को नोटिस नहीं दिया, नहीं बताया, तो फिर आप भी लाइबल हो, वो भी पार्टनर बाय एस्टोबली हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, अ फॉर्मर पार्टनर who has retired from the firm without giving proper public notice, उस पे भी सेक्शन 28 एप्लीकेबल होगा। डन डना डन डन सर, समाप्त। यूनिट 1 पूरा समाप्त। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। एक एक चीज़ बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई है मैंने, बिना किसी रश के, बिना किसी हरी के। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, करते चलना। चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर पार्टनरशिप एक्ट को भी एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं आपको मिलता हूँ कल, बस प्रे करना कि मैं ठीक हो जाऊँ, जल्दी से मेरी हेल्थ ठीक हो जाए और हम आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ठीक है जी, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।